नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 31 जो मुख्य सेवका भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित है। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा योगदान देने वाले हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, एक-एक प्रश्न ध्यान से करिएगा और लगातार अपनी पढ़ाई से जुड़े रहिए। जब भी समय मिले चीज़ों को रिवाइज करिए, प्रश्नों को देखिए, मॉक टेस्ट करिए ताकि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। बहुत ही जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की डेट भी आ जाएगी, कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। और जो आपसे प्रश्न पूछे जाएं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां से आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार पढ़ते रहिए, आपका निश्चित रूप से फायदा होगा। और आज मॉक टेस्ट नंबर 31 है। तो आज का आपका प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। यह आपको मॉक टेस्ट में कराया हुआ प्रश्न है, तो इसका उत्तर सही से देना कि शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज लवण। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज लवण। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपसे 30 सेकंड का समय लूंगा। बस ये बताना चाहता हूं कि मुख्य सेवका का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेवका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपने लिए एक नौकरी पक्की करने का, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, तो जरूर जुड़िए मुख्य सेवका गरिमा बैच से। निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। इसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा जो बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव होगा पेपर से जस्ट पहले, ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके, आपको पता चल सके कि किस तरह का पेपर आपका आ सकता है। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो मात्र 505 रुपए में मुख्य सेवका गरिमा बैच से जुड़कर आप अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो जरूर जुड़िए अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेवका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का। तो आज का आपका 51 क्वेश्चन है, शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। बताइए, प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। ए तापमान परिवर्तन, बी श्वास लेना, सी चूसना व निगलना, डी उपरोक्त सभी। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 51 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी। कौन सा? डी उपरोक्त सभी। ए भी सही है आपका, बी भी सही है और सी भी सही है। तो नवजात अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की मानी गई होती है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाह्य वातावरण से समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। यहाँ कोशिका नहीं होगा, कोशिश होगा, ठीक है। कोशिश करता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मानव विकास होता है। बताइए मानव विकास कैसा होता है। क्या क्रमिक होता है, या निरंतर होता है, या व्यक्तिक होता है, या उपरोक्त सभी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव विकास होता है क्रमिक, निरंतर, व्यक्तिक
या उपरोक्त सभी? तो 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 52 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपरोक्त सभी। क्लियर है आपको? क्रमिक भी सही उत्तर है, निरंतर भी होता है और व्यक्तिक भी होता है। तो मानव के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। क्लियर है आपको? इस प्रकार वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास होता है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें क्रमिक विकास, निरंतर विकास एवं व्यक्तित्व का विकास शामिल है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 53। परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन का उदाहरण हो सकता है। बताइए, परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन का उदाहरण हो सकता है बैठना और चलना, या बी ऑप्शन तैरना और गेंद फेंकना, या सी ऑप्शन साइकिल चलाना, या डी ऑप्शन लिखना। तो बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न है आपका, परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन कार्य का उदाहरण हो सकता है। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 53 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है। कौन सा है? ए सही है, बैठना और चलना। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन का उदाहरण बैठना और चलना हो सकता है। फाइलोजेनेटिक जीवों के समूहों के बीच विकासवादी संबंधितता का अध्ययन है। आणविक फाइलोजेनेटिक्स जीवों और उनके द्वारा बनाए गए जीन दोनों के लिए इन संबंधों का अनुमान लगाने के लिए अनुक्रम डेटा का उपयोग करता है। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 54। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? बताइए, किसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है? आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं। बताइए, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? ए हरी पत्तेदार सब्जियां, बी चावल, सी अंडे, डी मूंगफली। तो बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? तो बताइए, जल्दी से बताइए। तो 54 का सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? अंडे। हरी पत्तेदार सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, मूंगफली चावल में भी नहीं होता है, पर अंडे में होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पदार्थ होता है। स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, परंतु इसकी अधिक मात्रा शरीर में हार्ट ब्लॉकेज, दिल का दौरा एवं हृदय संबंधी अन्य बीमारियों को जन्म देता है। क्लियर है आपको? अगर आपके अंदर अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया तो ये क्या करेगा? हार्ट ब्लॉकेज की स्थिति पैदा कर देगा। नसों के जहां से रुधिर प्रवाहित होता है उनके बीच में ये जम जाएगा और नसों को जो रक्त बहने का स्थान है उसको कम कर देगा। क्लियर है आपको? हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल तथा मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल नगण्य रूप से, जबकि अंडे की जर्दी में किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। औसतन एक अंडे में 250 mg कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्लियर है आपको? जो पीला पीला भाग होता है उसमें 250 mg कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसीलिए वो भाग नहीं खाना चाहिए किसी को। क्लियर है आपको? तो देखा होगा जिम जाने वाले जो ट्रेनर होते हैं वो अंडा का पीला भाग खाने से मना करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 55। लाइसिन पाया जाता है। बताइए किसमें पाया जाता है लाइसिन? दूध में, या दाल में, या दलिया में, या चावल में? बताइए लाइसिन किसमें पाया जाता है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो लाइसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है। क्या होता है? अमीनो एसिड होता है एक प्रकार का। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 का। तो 55 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, दाल में पाया जाता है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लाइसिन दाल में पाया जाता है। तो लाइसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है, यह दाल में पाया जाता है। यह प्रोटीन के जैव संश्लेषण में आवश्यक तत्व है। यह हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। क्लियर है आपको? अतः हमें लाइसिन युक्त पोषक पदार्थ बाहर से लेने पड़ते हैं। अंकुरित अनाज, दालें, पनीर तथा मांस इसके प्रचुरतम स्रोत हैं। क्लियर है आपको? तो ये हमारे शरीर में नहीं बनता है, इसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 56। टमाटर की सांस में
श्वास होगा यहाँ पर, श्वास नहीं होता जो चटनी जिसको कहते हैं, में प्रयुक्त किया जाने वाला परिरक्षित पदार्थ है। बताइए टमाटर के श्वास में, इसको ऐसे भी कहते हैं श्वास। अब अपना अपना उच्चारण है तो उसको ये मत समझिएगा कि ये गलत पढ़ा रहे हैं या सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबका अलग अलग उच्चारण होता है, मैं बस आपको, तो टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला परिरक्षित पदार्थ है। बताइए कौन सा है? ए एसिटिक अम्ल, बी सोडियम बेंजोएट, डी आप सी है आपका सोडियम क्लोराइड और डी है चीनी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? टमाटर के स्वास में प्रयुक्त किया जाने वाला परिरक्षित पदार्थ है। तो 56 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। कौन सा? बी सोडियम बेंजोएट। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। तो टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला परिरक्षित पदार्थ सोडियम बेंजोएट है। अगला प्रश्न है आपका 57। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में यह डालकर परिरक्षित किया जाता है। तो बताइए क्या डालकर परिरक्षित किया जाता है उसको? पोटेशियम मेटा बाइसल्फाट फाइट, या ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, या सिरका, या सोडियम क्लोराइड। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में यह डालकर परिरक्षित किया जाता है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 57 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए है, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 57 का। तो अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड डालकर परिरक्षित किया जाता है। पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड केएमएस, जिसे पोटेशियम पायरोसल्फाइड के रूप में भी जाना जाता है, एक तीखी गंध वाला सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है। यह मुख्य रूप से एक एंटीऑक्सीडेंट या रासायनिक स्टेरिलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लियर है आपको? तो इसका 57 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 58। वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो आंतों से संबंधित है और वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी है? बताइए। आपने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की और दीपिका पादुकोण की, और इरफान खान भी उसमें थे, 102 नॉट आउट। यही थी कि दूसरी थी? हाँ तो कोई भी हो, उसमें दीपिका पादुकोण है और अमिताभ बच्चन है। तो उसमें क्या होता है कि अमिताभ बच्चन को ये बीमारी होती है। कौन सी? बताइए। 58 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कब्ज यानी कि सुबह पेट साफ ना होना। क्लियर है आपको? तो वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंतों से संबंधित होती है वो ए होती है। अब वृद्धावस्था में क्या, ये तो आजकल नॉर्मल है। कब्ज पाचन संस्थान का एक आम विकार है जिसमें मल त्याग बहुत अनियमित या व कष्टदायक हो जाता है, और प्रायः मल में जल की मात्रा कम होने से यह अधिक ठोस हो जाता है, अतः मल त्यागने में परेशानी होती है। क्लियर है आपको? लक्षण क्या है इसके? सामान्यतः देखे जाने वाले लक्षण है बेचैनी, सिरदर्द, जीभ पर सफेद परत जमना, सांस में दुर्गंध तथा भूख न लगना आदि। क्लियर है आपको? तो यह है। अगला क्वेश्चन है आपका 59। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के लिए बालक के लिए आईसीएमआर द्वारा कितने कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन ए है आपका क्रमशः 1200 तथा 1500 कैलोरी, बी है आपका क्रमशः 200 तथा 500 कैलोरी, या सी है आपका क्रमशः 2000 तथा 2200 कैलोरी, या डी है आपका 3000 तथा 3200 कैलोरी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए आईसीएमआर द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बोलिए। 59 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, क्रमशः 1200 तथा 1500 कैलोरी। ये चीजें आप याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए आईसीएमआर द्वारा क्रमशः 1200 से तथा 1500 कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है। बाल्यावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता उम्र की क्रियाशीलता एवं शारीरिक आकार द्वारा प्रभावित होती है। उचित कैलोरी प्राप्त करने के लिए आहार में दूध, फल, सब्जियां, संपूर्ण अनाज, दूध में बने हुए पदार्थ, पसा का होना आवश्यक है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 60। निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? बताइए। निम्न में से
कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका ज्ञान, बी है बोध, सी है अभिवृत्ति, डी है मूल्यांकन। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों सम्मिलित नहीं है, बताइए। तो 60 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी अभिवृत्ति। क्लियर है आपको? अभिवृत्ति सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ज्ञान, बोध, मूल्यांकन आदि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में आते हैं, जबकि अभिवृत्ति ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है आपका 61 कि बुद्धि के क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, बताइए। बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका गिलफोर्ड, बी है थर्स्टन, सी है रेमंड वी कैटल और डी है आपका स्पीयरमैन। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। तो 61 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, रेमंड वी कैटल। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रेमंड वी कैटल। तो बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत रेमंड बी कैटल द्वारा प्रतिपादित किया गया। कैटल के साइकोमेट्रिक आधारित सिद्धांत के अनुसार सामान्य वृद्धि जी को जीएफ और जीएस में विभाजित किया गया है। फ्लुएंट इंटेलिजेंस सिद्धांत तर्क समस्याओं को हल करने की क्षमता है और कई महत्वपूर्ण कौशल जैसे समझ, समस्या समाधान और सीखने के साथ सहसंबंध है। क्लियर है आपको? तो ये दोनों सिद्धांत हैं जो बुद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 62 भाषा के अध्ययन में सतह यानी कि सरफेस, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना वो भी स्ट्रक्चर ही होता है, शब्दों किसके साथ संबंधित किया जा सकता है, बताइए। भाषा के अध्ययन में सतह, संरचना तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? ए है अल्बर्ट बंदूरा, बी है नाम चोम्स्की, सी है आपका जेन इलियट और डी है बी एफ स्किनर। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए, कुछ प्रश्न आपको अगर कठिन लगे तो उनसे घबराने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको लगातार बताते रहता हूं कि 100 प्रश्न कठिन नहीं आएंगे। 10 से 15 प्रश्न आपके कठिन आ सकते हैं और वो आने भी चाहिए, क्योंकि 100 में 100 तो मेरिट नहीं लग सकती है ना। तो 10 से 15 प्रश्न हर परीक्षा में कठिन होते हैं, वो हो रहेंगे ही। लेकिन बाकी जो 85 से 90 प्रश्न सही लेवल के हैं, उनमें से आपको सही करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न उनमें से आप रख सकते हैं कि ये बहुत कठिन होगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर आता होगा तो ये आपके लिए बहुत ही आसान भी हो सकता है। तो 62 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी। कौन सा? नाम चोम्स्की। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो नाम चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में भाषा की को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्लियर है आपको? सतह संरचना भाषा का वह रूप है जो गहरी संरचना पर आधारित है। गहरी संरचना बाकी के अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर है आपको? जब बच्चा के अर्थ को समझने लगता है तो गहरी संरचना में पहुंच जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 63 शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है, बताइए। शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? ए हॉरलॉक ने, बी पेपिवा और ओल्डस ने, सी हैरीज ने, डी बर्क ने। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। 63 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 63 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, हार्लॉक ने। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो शिशु विकास वह अध्ययन का क्षेत्र है, यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी? हॉरलॉक ने दी है। क्लियर है आपको? तो परिभाषाएं कौन सी किसने दी हैं वो आप जरूर याद रखिए। जो छोटी छोटी परिभाषाएं उन्हें रट्टा मार लीजिए, क्योंकि छोटी परिभाषाएं ज्यादातर पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है आपका बाल मृत्यु का कारण है अधिक संतानें, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी, उपयुक्त में से सभी। तो बहुत ही आसान उत्तर होने वाला है इसका आपके लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाल मृत्यु का कारण है, बताइए। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा,
बाल मृत्यु का कारण है? तो 64 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी, उपर्युक्त सभी। अधिक संतानें होने से देखभाल नहीं हो पाती है, तो इससे भी बाल मृत्यु बढ़ती है। माता का स्वास्थ्य सही नहीं रह पाता है। पोषण में कमी भी एक कारण होती है। गर्भावस्था के दौरान पोषण और प्रसव के बाद का पोषण दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। और गर्भावस्था में असावधानी भी एक प्रमुख कारण होती है बाल मृत्यु का। क्लियर है आपको? तो उपर्युक्त में से सभी तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। तो भारतीय समाज में बाल मृत्यु के कारण है गर्भावस्था में असावधानी, अधिक संतानें, निर्धनता, बाल विवाह, अव्यवस्थित प्रसूति का गृह, अज्ञानता, उचित पोषण की कमी, माता पिता का रोगग्रस्त होना। अगर माता पिता रोगग्रस्त हैं तो बच्चों में भी स्वाभाविकता वो बीमारियां आ सकती हैं, जिससे भी उनकी मृत्यु हो सकती है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 65। पीएम बच्चों के बीज कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है, तो पीएम का अर्थ क्या है? बताइए। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन ए है आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बी है फिजिकल एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और सी है प्रोलैक्टिन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और डी है पुअर एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 65 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीएम का अर्थ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अपर्याप्त प्रोटीन या कैलोरी का सेवन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 66। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है उबालना, आसवन, अवक्षेपण, क्लोरीनीकरण। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। उपयुक्त नहीं, उपयुक्त होगा यहां पर, ठीक है? उपयुक्त विधि होगा। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 66 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है। घर पर आप पानी को उबाल कर उसको शुद्ध कर सकते हैं। क्लियर है आपको? घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने के उपयुक्त होगा यहाँ पर भी उबालना है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए 3 प्रकार की विधियों का अपनाया जाता है। ये विधियां हैं भौतिक विधियां, यांत्रिक विधियां तथा रासायनिक विधियां। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की भौतिक विधियों के अंतर्गत जल को उबाला जा सकता है, आसवन क्रिया की जा सकती है, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा अशुद्धियां समाप्त की जा सकती हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 67। एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? बताइए। एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? ए 30 मिलीग्राम, बी 32 मिलीग्राम, सी 38 मिलीग्राम, और डी 36 मिलीग्राम। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? ए 30 मिलीग्राम, बी 32 मिलीग्राम, सी 38 मिलीग्राम, और डी आपका 36 मिलीग्राम। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 67 का सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 38 मिलीग्राम। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका सही है। गर्भस्थ शिशु के शरीर में रक्त एवं हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए लोहा आवश्यक होता है। गर्भस्थ शिशु लोहा माता के शरीर से अवशोषित करता है। यदि माता के आहार में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व उपस्थित नहीं होता है तो शिशु माता के रक्त से अवशोषित करने लगता है, जिसके कारण गर्भवती स्त्री गंभीर रक्त अल्पता एनीमिया रोग का शिकार हो जाती है। क्लियर है आपको? तो गर्भवती स्त्री के लिए 38 मिलीग्राम लोह की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका पॉलीसेकेराइड्स में निम्न शर्करा आती है, स्टार्च वाली या पेक्टिन या ग्लाइकोजन या उपयुक्त सभी। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पॉलीसेकेराइड से निम्न शर्करा आती है, तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। 68 का सही ऑप्शन है आपका वो डी है। ये तीनों प्रकार की शर्करा पॉलीसेकेराइड्स में आती है, स्टार्च, पेक्टिन और ग्लाइकोजन। तो पॉलीसेकेराइड एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका निर्माण कई छोटे एकल शर्करा के अणुओं से मिलकर होता है। ये विशाल आकार के अणु हैं। अन्य कार्बोहाइड्रेट की तरह ये जल में घुलनशील या मीठे नहीं होते हैं।
इसके 3 प्रमुख प्रकार स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं सेल्यूलोज है। ये सभी ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। पेक्टिन भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो खट्टे फलों, अमरूद, सेब आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 69। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं, बताइए। बहुत ही आसान उत्तर होने वाला है इसका, आपको पढ़ाया गया है। तो 69 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइए। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं। ए ऑप्शन है आपका डाइपेप्टाइड, बी है ट्राइपेप्टाइड और सी है अमीनो एसिड और डी है आपका पॉलीपेप्टाइड। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं। तो 69 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, अमीनो एसिड के रूप में। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अमीनो एसिड्स के रूप में किए जाते हैं। तो प्रोटीन मुख्यतः इनमें से अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ कहते हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए और एक एक चीज समझनी चाहिए, ताकि जब परीक्षा आपकी हो तो कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा के लिए है, बताइए। भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा के लिए है। तो 70 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, बीसीजी का टीका सबसे पहले दिया जाता है ना। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका बीसीजी का टीका होता है। वर्तमान समय में शिशु को जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है वह बीसीजी का टीका होता है। यह जन्म के 24 घंटे बाद लगता है। यह टीका दाएं बाएं के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। क्लियर है आपको? दाईं बाह में लगाया कि बाईं बाह में लगाया जाता है। ये मुझे लगता है बाईं बाह में लगाया जाता है बीसीजी का टीका। आप बताइए कमेंट करके कौन सी बाह में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है, बताइए। बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है। ए अवलोकन विधि, बी प्रयोगात्मक विधि और सी मनोविश्लेषणात्मक विधि या डी साक्षात्कार विधि। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बताइए 71 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइए। तो 71 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, अवलोकन। ठीक है, बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है, अवलोकन। तो बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है अवलोकन की। ठीक है, इसमें बच्चों की दिनचर्या तथा उनकी मानसिक क्षमता का अवलोकन किया जाता है। अवलोकन का अर्थ होता है कि कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई क्यों कर रहा है, इन चीजों को समझना ही अवलोकन होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 72। वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाला संवेग है क्रोध, भय, प्रेम या उपरोक्त सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग हैं, बताइए। तो 72 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा डी। ये तीनों चीजें शिशुओं में पाई जाती हैं, क्रोध, भय और प्रेम। संवेग ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी ना किसी रूप में विचलित या उत्तेजित हो जाता है।
यदि संवेग धनात्मक है तो प्रसन्नता का अनुभव होता है, जैसे प्रेम, सुख। और यदि संवेग निषेधात्मक है तो चिंता एवं भय का अनुभव होता है। ये प्रश्न भी पहले कराया जा चुका है आपको, तो लगातार बस पढ़ते रहना है आपको। अगला प्रश्न है आपका, बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है, बताइए। बताइए एबीसीडी में कौन सा आपका ऑप्शन सही है। बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका। तो 73 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए या बी या सी या डी, बताइए। तो 73 का सही ऑप्शन है आपका वो डी है, बीसीजी। इस तरह के प्रश्नों को आपको साइड में नोट कर लेना चाहिए। क्लियर है आपको, एक पेपर पे इस तरह के प्रश्नों को आपको नोट बनाना चाहिए, शॉर्ट्स नोट्स। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। क्लियर है आपको, तो 73 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बीसीजी बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। यह टीका तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जन्म के 24 घंटे के बाद लगता है। क्लियर है आपको, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विनिंग शुरू होती है। अब विनिंग का अर्थ क्या होता है कि जो स्तनपान के साथ कुछ खाने को देना, वो कहलाता है विनिंग। तो एबीसीडी में कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 माह पर, या 4 से 6 माह पर, या 6 से 8 माह पर, या डी 8 से 10 माह पर। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, विनिंग शुरू होनी चाहिए। वीनिंग, तो इसका वही मतलब होता है कि दाल का पानी पिलाना, चावल का पानी पिलाना, या कुछ अन्न ऊपर से देना, एक्स्ट्रा चीजें देना माँ के दूध के अलावा। ठीक है, तो बिनिंग शुरू होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 74 का बी, 4 से 6 माह पर। क्लियर है आपको, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो विनिंग का मतलब होता है शिशु को माँ के दूध के साथ अन्न आहार देना। यह प्रक्रिया सामान्यतः 4 से 6 माह के बीतने पर शुरू की जाती है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका 75, स्तनपान संक्रमण संक्रमण रोगों की घटनाएं कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। तो ये बताना है आपका, ये कथन सत्य है या असत्य है, या असंगत है, या असंबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है आपको, तो ये कौन सा, ये सही, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 75 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्लियर है आपको, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है आपका। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके पास सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आपने मुखिया सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो आज ही जुड़े मुखिया सेविका गरिमा बैच से केवल 505 रुपए में। इसमें मिलेगी आपको सभी क्लास और पीडी, जिनसे पढ़कर आपकी नौकरी होगी पक्की। तो देर किस बात की, गरिमा बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 31। कैसा लगा आज का मॉक टेस्ट करके आपको, क्या आपको आनंद आया, आज के प्रश्नों का स्तर कैसा था, और आपने कुल कितने प्रश्न सही किए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगातार क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप लगातार अपनी पढ़ाई से जुड़े रहिए। भले ही आप 1-1.5 घंटा पढ़िए, पर लगातार पढ़ते रहिए। इससे आपकी पढ़ने की आदत भी बनी रहेगी और आप सिलेबस को लगातार देखते भी रहेंगे। रोज ये 25 प्रश्न भी अगर आप करते हैं तो आप काफी तैयारी अपनी कर रहे हैं लगातार। क्लियर है आपको, सिर्फ सिलेबस पढ़ लेना तैयारी नहीं होती है, ये आप सदैव याद रखिए। आपको लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करनी होगी, और प्रश्न को प्रैक्टिस करके उसे डिटेल में पढ़ना भी होगा। जिससे क्या होगा कि आपको एक एक चीज आपके दिमाग में बैठने लगेगी, और परीक्षा में फिर कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं तो लगातार पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और अगर आप गरिमा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। आपको वहां पर पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो जरूर जुड़िए। अगर आपने अपना सपना देखा है, अपना एक सोचा है, एक तय किया है कि मुझे इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करना है, तो आप गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से आपका फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है।
तो लगातार पढ़ते रहिए और एन्जॉय करते रहिए ज़िंदगी का। दिवाली आने वाली है, तो दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं तो आज आपको बताना ही भूल गया, तो प्लीज़ ये कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।